हेलो एवरीवन। जैक क्लास 8 के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथ मैथ के कुछ प्रश्नों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक ना। तो आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इसको कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा उसे हम बताएंगे, ठीक ना। पहले तो इसको शॉर्टकट विधि बताएंगे, फिर आप इसको लॉन्ग में कैसे समझिएगा वो भी सिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, आगे आपको देखने को बहुत मिलेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हैं। सबसे पहले ये जो प्रश्न है टोटल 50 क्वेश्चन है और सब एमसीक्यू बेस पे है, ठीक ना। कोई नेगेटिव के अंक नहीं काटे जाएंगे, तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ना। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम उसको कहते हैं जब दोनों दो संख्याओं को गुणा करने पर एक आ जाए, ठीक ना। तो जैसे ए का हमको प्रतिलोम निकालना है, मान लेते हैं ए कोई संख्या है, इसका प्रतिलोम निकालना है, तो बस इसको इसका उल्टा से गुना कर देना होता है। मतलब 1/a से गुना कर दीजिए, जो आएगा मतलब इसको गुना करने पर एक आ जाएगा ना, तो ये वो 1/a जो होगा वो इसका प्रतिलोम रहेगा। उसी प्रकार से 5 का देखें तो -5 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इससे जब इसको गुना कीजिएगा तो एक नहीं आएगा। इससे भी 5 को गुना कीजिएगा तो एक कभी नहीं आएगा। 5 को अगर 1/-1/5 से गुना कीजिएगा तब पर भी नहीं आएगा। मतलब जो ऑप्शन डी है ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/5 गुने जब 5 कीजिएगा तो गुना करने पर एक आता है कि नहीं, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कि इसमें बोल रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना है। देखिए, किसी भी संख्या को गुना करके 1 प्राप्त करना है तो उसको उसके उल्टा यानी उसके प्रतिलोम से गुना कर दीजिए। जैसे 7/23 है, ठीक ना। हम इसको किसी से गुना करके 1 प्राप्त करना चाहते हैं तो बस इसको उलट के गुना कर देंगे, ठीक ना। मतलब 23/7 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा कि नहीं, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो एक आएगा, आएगा ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है इसका प्रतिलोम पूछ रहा है, तो ये जहां होगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं 23/7 दिया हुआ, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 बोल रहा है कि निम्न में से बताना है कि कौन सा वर्ग नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, अगर आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद है, आप देखकर ही टिक लगा लेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक ना। ये तो स्क्वायर आपको मिल गया। अब आपको अब प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो 121 वाला टिक लगा दीजिएगा, क्या कि ये वर्ग दिख रहा है लेकिन हमको वर्ग नहीं है ऐसे बताना है, ठीक ना। तो आप 12 को जानते हैं, 12 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बीच पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। देखिए, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ठीक ना। एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, 4 का वर्ग 16 होता है कि नहीं, और 5 का वर्ग कितना आता है, 25, ठीक ना। तो आप बता सकते हैं 16 और 25 के बीच कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होगा। आप कहिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 और 5 के बीच कोई ऐसी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग इनके बीच में आएगा, ठीक ना। मतलब इसके बीच में कोई नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें समझिए, 441 जो है वो 21 का वर्ग है, ठीक ना। और 484 जो है वो 22 का वर्ग है। तो जब दोनों संख्याओं के बीच गैप ही नहीं है, तो इसके बीच में कौन सी पूर्ण संख्या आएगी जो वर्ग रहेगा, कोई नहीं आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, एक भी नहीं है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है
तो उस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। देखिए, एक ये वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा ना, ए गुने ए होता है। तो एक इसका एक भुजा दिया है 5 मीटर, ठीक ना। तो 5 मीटर को क्या करेंगे, 5 गुने 5 करेंगे, और जब मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, काहे कि जो एरिया होता है स्क्वायर में होता है, ठीक ना। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 मीटर, 25 वर्ग मीटर आ जाएगा कि नहीं। तो 25 वर्ग मीटर का है सी ऑप्शन, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक ना। अगला प्रश्न 6 है कि -7 टू दी पावर 3 का मान कितना होगा। यानी -3 -3 नहीं, -7 इंटू -7 इंटू -7 3 बार लिखना है आपको, यही ना। अगर 7 गुने 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 49, और 49 को जब 7 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 343, 343। अब इसमें चिन्ह क्या होगा, तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस गुने माइनस जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -343 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर बोल रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो देखिए, वर्गमूल में 2 का पेड़ लगाते हैं और घनमूल में 3 का पेड़ लगाएंगे ना। तो अगर इसको बनाना चाहे तो क्या होगा, इसका लग जाएगा कि नहीं, 2 गुने 2 है तो इसका एक पेड़ लगेगा, 3 गुने 3 है तो इसका लगेगा, 4 गुने 4 है तो इसका लगेगा। यानी सबका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 4 होगा कि नहीं। दो दो वाला ग्रुप से ये 2 निकलेगा, 3 वाला ग्रुप से ये 3 निकलेगा, और 4 वाला ग्रुप से ये 4 निकलेगा, ठीक ना। अब इन सबको गुना कर दीजिए, कितना होगा, 2 गुने 3 6 गुने 4 24, 24 कहाँ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं प्रश्न 8 ना। 8 में बोलता है एक पूर्णांक ए टू द पावर एम में एम क्या कहलाता है। देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है ए के पावर एम ऐसे, तो जो नीचे लिखा रहेगा उसको बोलते हैं आधार ना, क्या कहते हैं, आधार। और जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट या घातांक ना, घातांक कहेंगे। तो इसमें जो एम के बारे में पूछा है तो एम क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। मतलब 2/3 है, इसको किस संख्या से गुना कीजिए कि इसका गुणनफल 1 आएगा, यही ना व्युत्क्रम होता है। तो बस कुछ नहीं करना होता है, जो आपको दिया हुआ है उसको उलट के लिख दीजिए, 3/2 ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, क्या होता है कि ए के पावर एम गुने बी के पावर एम बराबर क्या होगा। देखिए, इसमें ए आधार है और बी भी आधार है, और एम क्या है, इसका पावर है यानी घातांक है। अगर घातांक गुना में बराबर हो, देखिए गुना में है घातांक बराबर, तो इसके जो आधार है उनका गुणनफल का वही घातांक हो सकता है ना। यानी ए गुने बी बराबर ए गुने बी टू द पावर एम, इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, डी में, बीच में गुना का चिन्ह होना चाहिए। ऐसा देख के ए को नहीं लगा दीजिएगा, ठीक ना। ए गुने बी के पावर एम होगा ना, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, 11 नंबर ना, कि 4a और b3 ऐसे ना बराबर लाना है 55, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे इसे, ठीक ना। देखिए, हम यहाँ पे ए का मान क्या रख दे और बी का मान क्या रख दे कि हमारा 55 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऑप्शन से कीजिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए को अगर हम लेके चलते हैं तो ए बराबर कितना रखना पड़ेगा, 2, यहाँ 2 दिया है ना, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब बी का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, ठीक ना। अगर आप यहाँ एक जगह 2 रखिएगा तो ये 42 बनेगा कि नहीं, 42 बनेगा। और जब यहाँ 3 रखिएगा तो ये 33 बनेगा। अब इन सभी को जोड़िएगा तो कभी 55 आएगा नहीं ना। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। तो अब हम लोग दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे, ऑप्शन बी ना। ऑप्शन ए से तो काम नहीं बना ना।
ऑप्शन ए से काम नहीं बना तो ऑप्शन बी वाला वैल्यू रखेंगे। जैसे ए बराबर कितना है 2, तो यहाँ ए बराबर 2 रख दिए और बी बराबर कितना 1 है तो 1 रख दिए और 3। अब इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 55 ना। अब यही चीज़ तो दिखाना था। तो ए का वैल्यू कितना हो गया इसमें, ए बराबर 2 हुआ और बी बराबर 3, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 12 ना। 12 में बोल रहा है कि यदि ये कोई संख्या है, ठीक ना, जो 6 से विभाज्य है तो x के मान क्या होगा, ठीक ना। देखिए 2, 3, 4 और लास्ट में x है। x क्या संख्या होगी ये हमको पता करना है। देखिए कैसे पता करेंगे। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है ना, माने 6 से भाग लग जाता है, तो उसमें 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। अगर इनमें से दोनों से लगता है तभी 6 से लगेगा, ठीक ना। और देखिए 2 से कब भाग लगता है, जब इकाई स्थान पे मतलब x के स्थान पर या तो क्या होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इनमें से कोई रहेगा तभी वो 2 से कटेगा। तो ये लास्ट में हमको लाना है क्या x। अब x का वैल्यू क्या हो सकता है 5, 9, 3, 6। लेकिन अभी तो हम आपको बताया कि 2 से तभी कटेगा जब इकाई स्थान पे इनमें से कोई होगा। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको, 3 है, 9, 5, 6, 6 है ना, तो 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 13 नंबर बोलता है कि दी गई इस टर्म में संख्यात्मक गुणा क्या है, माने किस संख्या से इसमें गुणा किया गया है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को 4/7 से गुणा किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/7, सी ऑप्शन, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए ए गुने ए रहेगा तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। और ऐसा वाली कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर, कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए आप लोग पढ़े कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, पढ़े हैं आप लोग। तो a का वैल्यू कितना है इसमें, a है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर ही होगा। और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ जब b का वैल्यू रखिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 अब ये है तो 4 ये हो जाएगा, ठीक ना। और जब b का वैल्यू यहाँ से 2 रखिएगा तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो क्या ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हाँ डी में दिखने को मिल रहा है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5a² b का सार्वगुणनखंड क्या है, मतलब इसका सार्वगुणनखंड क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए 5a² b है तो इसको 5 का तो 5 ही लिखेंगे, ए स्क्वायर को a गुने a लिख सकते हैं, a गुने a लिख सकते हैं, ठीक है। और b को तो b ही लिखेंगे, तो इस प्रकार से ये इसका गुणनखंड कहलाएगा, ठीक ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि x प्लस ए और x प्लस बी किसका गुणनखंड है, ठीक ना। देखिए आप लोग जब सर्व समीकरण याद कर रहे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सिखाया गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तो सेम टू सेम वही सर्वसमीकरण पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर यही होगा, ठीक ना। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला से क्वेश्चन 18 नंबर बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, ठीक ना। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, ठीक ना, इसको हम क्या कहेंगे रैखिक समीकरण। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल निकल सकता है ना, x बराबर क्या करेंगे 5 माइनस 3 कर देंगे बराबर 2 आएगा, तो इसका एक ही हल निकल सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 5x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 8 का हल क्या है, ठीक ना, मतलब x का वैल्यू निकालना है इसमें ना। तो एक काम करते हैं x वाले को इस इधर ले जाते हैं और 7 को इधर ले जाते हैं, ठीक ना। मतलब क्या होगा 5x जब इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -2x ना बराबर 8, और जब इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -7, ठीक ना। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x
और 7 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि 50 आमों के समूह में 40% पके हुए हैं, ठीक ना, तो पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी ना। देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं 50, और 50 में कितना परसेंट आपका पका हुआ है 40%, तो गुने 40, अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं कि नहीं। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट जाएगा, यानी 5 गुने जब 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 आपको कहीं दिख रहा है ना, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली स्थान पर परिकलित किया जाता है, मतलब किसी वस्तु पर बटा उसके किस मूल्य पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, या अतिरिक्त व्यय पर दिया जाता है। देखिए कोई भी वस्तु यानी किसी किसी दुकानदार द्वारा कोई भी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बटा दिया जाता है, बटा मतलब छूट दिया जाता है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर ना। 22 नंबर बोलता है x बटा वाई बराबर के है, तो के को हम लोग x बटा वाई बराबर के दिया हुआ है, ठीक ना, तो आपको बताना है कि के को क्या कहते हैं, तो के को हमेशा स्थिरांक कहा जाता है, ठीक ना, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है, तो अगर प्रतिलोम अनुपात में हो ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल में हो, तो x बटा वाई बराबर के होता है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है हमारे पास 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो चौथा कोण क्या होगा। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, ठीक ना, जिसमें तीन कोण कोई भी तीन कोण 90 डिग्री का है, ठीक ना, तो तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 9 27 यानी 270 डिग्री ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो चौथा निकालने के लिए जब इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 90 डिग्री ना, यानी सब क्या हो जाएगा इसका सब कोण 90 डिग्री का हो जाएगा ना। चलिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर किस में होता है, तो विकर्ण बराबर आयत में होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किसी षटभुज के कोणों का योग कितना होता है, षटभुज ना, षटभुज मैंने कितना 6 भुजाओं वाला बहुभुज में उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा ना, तो देखिए किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। अब n क्या होता है, तो n बराबर भुजाओं की संख्या, n उसमें कितना भुजा है वो लिखाता है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यहाँ बोला जा रहा है षटभुज माने 6 भुजा वाला, तो यहाँ हम n की जगह 6 रखेंगे, 6 माइनस 2 गुने 180 ये लिखेंगे, ठीक ना। तो 6 में से 2 घटाइएगा कितना आएगा 4, 4 गुने 180 डिग्री, अब जब गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा 720 डिग्री ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 720 डिग्री, डी ऑप्शन, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा, मतलब इसमें किस से एक बहुफलकीय बहुफलकीय देखिए नहीं बनेगा ना। 27 का तो ए चलिए इसको आंसर देखते हो हैं जाएगा, इसमें करना क्योंकि रहेगा। किसी भी बहुफलकी बनाने के लिए 4 त्रिभुज की ज़रूरत होती है, जबकि ऑप्शन ए में सिर्फ 3 त्रिभुज दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, न कि। और देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, 28 नंबर बोल रहा है किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है, शीर्ष मतलब क्या, शीर्ष मतलब क्या होता है वर्टेक्स ना, वर्टेक्स इंग्लिश में बोला जाता है, तो वर्टेक्स किस में होता है किस में नहीं होता है। देखिए वर्टेक्स किसको कहते हैं, जब दो रेखा किसी बिंदु पर आकर मिलती है तो वहाँ वर्टेक्स का निर्माण होता है ना, शीर्ष का निर्माण होता है। तो देखिए किस में नहीं होता है, पिरामिड में तो होता है, पिरामिड में भी होता है, शंकु में भी होता है, तो गोला में नहीं होगा, क्योंकि गोला जब ऐसे बनाइएगा तो इसमें कहाँ दो रेखा आकर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये इसमें वर्टेक्स यानी शीर्ष नहीं होता है। अगला
देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा ना। अब 4 गुने भुजा कितना है इसमें 25 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा 25 चौका 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाप पूछा है, परिमाप हमेशा मीटर में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न बोलता है कि वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएं हो कैसी आकृति कहलाता है? देखिए 3 विमा होता है, कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये जिसमें होता है वो 3D का आकृति बनता है, यानी त्रिविमीय वाला क्या होता है? 3 भुजाओं वाली क्या होता है? त्रिविमीय, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 ना। 32 को बनाते हैं। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा यहाँ दिया है एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि दिए गए आंकड़े में से परिसर क्या होता है? परिसर का मान निकालना है, ठीक ना। तो परिसर इक्वल टू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? हमको 15 दिख रहा है और कोई कोई इसमें तो नहीं है, तो 15 माइनस सबसे छोटी कौन सी है? 0 नहीं, 0 नहीं है, 1 है तो माइनस 1 कर देंगे। 0 माइनस 15 माइनस 1, 15 क्यों? क्योंकि सबसे उच्च सीमा ये है, और 1 क्यों? क्योंकि निम्न सीमा ये है। दोनों को घटाइए क्या आएगा? 14। तो ये 14 हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन बी, ठीक ना। देखिए एक्स अक्ष पर 3 इकाई पर दूरी तथा y अक्ष पर 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? देखिए निर्देशांक किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए x और y के रूप में ऐसे लिखा जाता है। मतलब यहाँ वाला x होता है और यहाँ वाला y होता है। तो x पर कितना होना चाहिए? 3। तो x जगह 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है? सिर्फ इसमें दिख रहा है, और इसमें तो दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और y के स्थान पर क्या होना चाहिए? 6। तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो यहाँ 6 है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है कि 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक ना। तो 0.0081, ठीक है। तो जब इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 0 को छोड़िए, पहले 81 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं? तो होता है 9 का। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो पेयर में भी पॉइंट निकलता है, यानी इसमें 4 अंकों के बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल में 2 अंकों के बाद पॉइंट होगा, तो इधर पॉइंट लगा देंगे, ठीक ना। तो 0.09 ऐसा अगर कहीं है तो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं 0.09 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत वर्ग के बीच कितनी पूर्ण संख्या हो सकती है? तो 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या हो सकती है? बहुत ज्यादा। ये गलत होगा, ठीक ना। एक ये भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक ना। 2 क्रमागत वर्ग संख्या है ना, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और क्रमागत 3 का लेते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 4 और 9 के बीच कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा ना। उसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 16 और 25 के बीच ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा? नहीं। मतलब 2 लगातार पूर्ण वर्गों के बीच कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं होती है जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, 0 ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 37। 37 में क्या बताना है आपको? 37 में बताना है कि किस विकल्प में ये जो भिन्न दिया गया है अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम में है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 2/3 ना, 11/15 और 5/12, ये ना। इसमें अवरोही क्रम बताना है, मतलब पहले लिखेंगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक ना। तो इसमें देख के बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 15 दूनी 30, ठीक है।
इसको इसके साथ गुना कीजिए, कितना होगा? तो 11 तिया 33, इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 33 वाला बड़ा है ना? 33 वाला बड़ा है ना? तो अभी 11/15 जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ये अभी बड़ा है। अब इन दोनों में हम चेक करके देखते हैं, ठीक है? इन दोनों में कौन बड़ा होगा? तो देखिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 12 गुने 11। अब 15 गुने 5 कीजिए, तो 15 गुने 5 कीजिए तो 75 आएगा। और 12 गुने 11 कीजिएगा तो 12 एक 13 इतना आएगा, मतलब यही बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 11/15 होगा कि नहीं? तो सबसे बड़ा कौन आ गया? 11/15, ये सबसे बड़ा है। तो ऐसा वाली कहाँ आपको दिख रहा है? दो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा कभी, ठीक है ना? अब इसमें और इसमें देखना है कि कौन बड़ा है। तो 12 से 2 में गुना कीजिए तो कितना आएगा? 24। और 3 से 5 में गुना कीजिए, कितना आएगा? 15। कौन बड़ा है? 24 वाला, मतलब ये बड़ा है ना? तो जब ये बड़ा है तो इसके बाद क्या लिखिए? 2/3 लिखिएगा ना, तब ना सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे 2/3, तो 2/3 यहाँ है, यहाँ 5/12 है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना? देखिए अगला प्रश्न, 5/9 ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/9 का हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसका हर समान है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 9 रहेगा। और 5 माइनस 8 कर देंगे तो घटाइए तो कितना आएगा? 3, लेकिन माइनस में, और 9। अब इसको काट दीजिए 1 3, तो -1/3 आएगा। तो इसका -1/3 सही उत्तर होगा। तो -1/3 कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। 39 बोलता है 39 बोलता है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर ये, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना? यानी ए के पावर बी गुने बी के पावर ए। अब ए का वैल्यू कितना है? -1। तो यहाँ -1 के पावर बी का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने 2, क्योंकि बी का वैल्यू है -1। क्यों? क्योंकि ए का माइनस वैल्यू है, ठीक ना? तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 1। तो 1 फाइनली इसका आएगा। अब इसमें देखिए ऊपर में माइनस है, मैंने पावर में माइनस है, तो ये बटा में चला जाएगा, यानी 1/2 लिखेंगे, ठीक ना? अब 1 गुने 1/2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 1/2 के 2 ही आएगा ना? तो 1/2 जहाँ रहेगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 120 को कैसा कोण कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण, ये आपको पता होगा। रामानुजन कौन था? तो ये गणितज्ञ थे ना? गणित दिवस इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है ना, 22 या 23 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक ना? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 42 है। 42 क्या बोलता है कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? संख्या अगर ए बी सी है तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखाएगा? देखिए इसको जब विस्तारित लिखिएगा तो ए तो सी तो इकाई स्थान पे है, तो सी अकेला ही रहेगा। गुना के रूप में तो कभी नहीं होता है ना, तो सी सिंपल रहेगा। तो सी यहाँ सिंपल है, यहाँ सब कर दिया, इसलिए ई भी नहीं होगा। और बी है 10 के स्थान पे, दाएं है ना? ए बी सी में ई इकाई होता है, दाएं होता है सैकड़ा। तो इकाई मतलब एक माने सी ही रहेगा, दाएं मतलब 10, तो बी के साथ 10 होना चाहिए है, और ए के साथ क्या होगा? 100 होगा, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना? तो अगला प्रश्न देखते हैं। 43 का ए हो जाएगा, ठीक ना? अगला प्रश्न है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × L², ठीक ना? एल बराबर यहाँ भुजा की संख्या है, ठीक ना? निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय कौन सा है? तो देखिए धनात्मक परिमेय वही होता है जिसका अंश और जो हर होता है ना, दोनों में समान चिन्ह हो ना। अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए, और ऊपर में माइनस है तो नीचे में भी माइनस होना चाहिए, तब वो धनात्मक होता है। तो देखिए यहाँ तो सिर्फ ऊपर में माइनस है तो ये नहीं होगा, ऊपर में माइनस है तो ये भी नहीं होगा। -2 3/2 और -3 और -2 दोनों सेम साइन है, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो इसका दोनों उत्तर सही है, ठीक ना? दोनों में आप लगा सकते हैं, या कोई भी लगाइएगा तो आपका गलती नहीं होगा, ठीक ना? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि घनमूल निकालना है ना, 32.768 का घनमूल निकालना है।
तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा, ठीक ना। लास्ट में कितना है, 8 है, ठीक ना, याद रखिएगा लास्ट में कितना है, 8। तो देखिए इसको हम शॉर्ट में बनाने की विधि बता रहे हैं, लॉन्ग के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। 32.768 ये है ना। अब देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट अंतिम में 8 आएगा, मानते हैं, ठीक है। 5 का क्यूब कीजिएगा तो 5 आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। 6 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। 3 का क्यूब कीजिएगा, मतलब क्यूब मतलब क्या होता है, जैसे बात किया जाए कि 1 का क्यूब कितना होता है ना, तो 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है ना। वैसे ही 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 5 ना। उसी प्रकार से 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 216। लास्ट में कितना है, 6 आया ना। उसी प्रकार से आप 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा ना। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 7। तो इससे हम ये पता लगाएंगे कि लास्ट में यहाँ तो 1 है, 8 है ना, मतलब 8 है। और ना तो 3 करने से 8 आता है, ना 6 करने से 8 आता है, ना 5 करने से 8 आता है, सिर्फ और सिर्फ 2 करने से 8 आता है। इसलिए हमारा उत्तर ए हो जाएगा ना, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में रिक्त स्थान क्या भराएगा, ठीक ना। तो रिक्त स्थान पे भरने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन देखिए, 11/25 भागे खाली स्थान और -11/25 लाना है। देखिए इसमें आप 11/25 में आप किससे भागा कीजिएगा कि -11/25 आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार चले, इसमें ऑप्शन के अनुसार चले तो ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व करें तब पर भी नहीं सॉल्व होगा, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन अगर गलत रहे तो उसे छोड़कर आगे क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक ना। देखिए 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 0.25, ये तो हम जान रहे हैं कि 25 का वर्ग कितना होता है, 5। और जोड़ा में 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दिया है, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट दिया जाएगा। 0.5 जहाँ होगा वहीं मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर है कि 2 के पावर x/3 बराबर 2 है, तो x का वैल्यू निकालना है। अच्छा x 2 के पावर 1 यहाँ लिख सकते हैं। अब जब यहाँ आधार बराबर है तो इसका जो क्या बोलते हैं घातांक है वो भी तो बराबर होगा। तो x + 3 बराबर 1 होगा, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो x बराबर क्या होगा, 1 - 3 बराबर कितना होगा, -2। तो -2 जहाँ होगा वो मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा, 50 नंबर। 50 नंबर देखिए, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D मतलब क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और ऊंचाई भी होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें वर्ग में ऊंचाई होता है, नहीं होता है, त्रिभुज में भी नहीं होता है, आयत में भी नहीं होता है, नहीं, गोला जो हमारा है वो हमारा 3D आकृति है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्लास 8 के 50 प्रश्नों को देखें। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप सही में बना लेंगे, और ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, प्यार देंगे, ठीक ना। धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।